नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, गाना है, आपने भी सुना होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन हम वफा करके भी तन्हा रह गए। देखिए, ये जो वफा है, ये सिर्फ मोहब्बत से नहीं होती है। कई कबार ये वफा हम मेहनत से भी करते हैं, लेकिन तकलीफ, दर्द और पीड़ा तब होती है जब हम वफा करते हैं और सफल नहीं होते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि एक स्टूडेंट खूब वायरल हुए थे, नाम दीपक शर्मा है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत इनसे ही करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दीपक जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं अब आप? बस अच्छा है, लोगों का प्यार है तो शायद बहुत सहजता मिली उससे। हम्म। ठीक हूँ, बेहतर बहुत है अच्छा। बोले से। हाँ। एक कविता है, अब अंत हुआ मेरे इस सफर का, बहुत कुछ लुटाया है मैंने अपने घर का। ये कविता आपने लिखी है? हाँ जी, मैं बचपन से ही थोड़ा अपने संघर्षों की तपन को शब्द देने की कोशिश करता हूँ। हम्म। कोई राइटर या लेखक तो नहीं, क्योंकि ना तो मैं गज़ल के नियमों में और ना ही कविता के किसी छंद के बहर में अपनी चीज़ों को ढालता हूँ। बस यह है, स्वतंत्र विचार मुझे लिखने की आदत रही है। हम्म। तो बस ये उसी दिन यही मैं बचपन से ही लिखता आया हूँ, आज से नहीं, ये पिछले 5 से 6 साल से मैंने दबा रखा था चीज़ों को, पहले बोलता था। क्योंकि जब भी दुख होता है या खुशी होती है या कहीं भी समाज में कोई पीड़ा नज़र आती है, तो मेरे दिमाग का शब्दकोश उसको शब्द देने की कोशिश करता है। उस भी जब मेरा रिज़ल्ट आया, खराब हुआ, तो ये मैंने शब्द उस दिन ही उतारे थे कॉपी पे और हम्म। एक छोटी-सी क्लिप बनाई, ताकि हर व्यक्ति का मैसेज था, क्योंकि पर्सनली मुझे थोड़े बहुत लोग जानते हैं हम्म। और सबका एक ही सवाल था कि क्या हुआ आपका? तो सभी से कह पाना पर्सनली कि मेरा नहीं हुआ, बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। एक मौत जैसी वेदना देता है, तो मैंने कहा एक क्लिप बना के मैं डाल दूँगा, तो शायद लोग समझ जाएँगे कि इसका नहीं हुआ। तो बस वो उतना ही था, बचने के लिए एक मार्ग था। बाकी ऐसा नहीं था कि मुझे वायरल होना है या फिर कहीं किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना है मेरा। तभी ये लाइनें लिखी थी, क्योंकि सुना बहुत सकते मजबूरी हैं दीपक जी वो लाइनें एक बार फिर से? तोड़ती हैं, देखो जी, बहुत तोड़ती हैं। मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। को कोशिश करता हूँ फिर भी कि क्योंकि हर बार का रिज़ल्ट मेरी माँ ही है मेरे घर में और बहुत समस्याओं से निकले हुए लोग हैं हम। हम्म। कब है कि अब अंत हुआ मेरे भी इस सफ़र का, हम्म। मैंने बहुत कुछ लुटाया अपने घर का। माँ की उम्मीदें भी तोड़ी सब मैंने, बेटा अच्छा नहीं बन पाया मैं घर का। गाँव का गुज़ारा भी हुआ था मुश्किल, मगर मेरा खर्चा उठाया शहर का। और कभी मंजिल थी मेरी भी आसमां जैसी, अब मैं शायद हो गया हूँ दर बदर का। तो बस यही थी जी। हम्म। हाँ, तो बस ऐसे ही सब लिखे थे, बाकी पूछिए आप। फिर से आंखें नम हो गई दीपक जी की। सफ़र बरसों का हो, हाँ हाँ। ज़रूरतें आसमान जैसी हों, उम्मीद समंदर जैसा हो और आप हम्म। फ्लॉप हो जाओ तो दुःख बहुत होता है। पर आप कोई अपने नहीं, आप को शायद मानते हैं कि आप फ्लॉप हो गए हैं? सही में आप मानते हैं? क्या अभी भी इतना टूट गए हैं आप? नहीं, देखो जी, ये एक शायद जीवन की एक उपलब्धि थी जो शायद मैं नहीं पा पाया उसे, और मुझे लगता है कि ये हमारी जीवन की यात्रा में एक मंजिल थी सफ़र की। हम्म। शायद अंतिम पड़ाव कुछ और आगे हो, पर हम्म। वो कह मैंने 2 लाइनें लिखी थी कि चल रहा हूँ मैं अभी, उम्मीद भी हारा नहीं हूँ, और हम्म। भी आकर गए हैं, मैं कोई न्यारा नहीं हूँ। तो हम्म। चल रहा हूँ, ठोकर लगी है, चोट लगी है, दुःख है पहाड़ जैसा, पर सँभलना तो पड़ेगा, घर को चलाना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संभलना पड़ेगा।
और कहा यही जाता है कि ऊपर वाले हैं, आपने मेहनत की है और ऊपर वाले ने कुछ बहुत बेहतर सोचा होगा दीपक शर्मा के लिए भी। लेकिन हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे दीपक जी, थोड़े कड़े सवाल भी पूछेंगे। जी, बिल्कुल और पूछिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने खूब मेहनत की, आपने खूब मेहनत की, तो फिर कहाँ पर चूक गए आप? कहाँ पर गलती हो गई आपसे? क्या हुआ देखो था? देखो समरीन जी, होता क्या है कि जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है इस हम्म, यूपीएससी, सीएससी के सफर में, वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता। हम्म, बात क्या है कि बड़े सीमित संसाधन रहते हैं हम लोगों के पास। घर की आर्थिक स्थितियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं हैं। हम्म, लेकिन जब आपका मानसिक स्तर और आपके विचारों की जो दुनिया है सशक्त है थोड़ी-सी, और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे हक में हो सकती हैं, हाँ, तो हम जैसे लोग वहाँ कोशिश करते हैं। क्योंकि हम्म, कोशिश कोई भी कर सकता है, इस धरा पे सभी का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, होता क्या है, हम उन उम्मीदों का झोला भर के चले तो आते हैं बड़े-बड़े शहरों में, छोटे से कमरों हम्म, में, बड़ी-सी उम्मीद लिए। पर 1-2 साल घर से भी सपोर्ट मिलता है। हम्म, पर होता क्या है, जब धीरे-धीरे 1-2 साल तो इसके सिलेबस में ही लग जाता है। हम्म, फिर उसके बाद होता क्या है कि बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, हम घर पे माँगने में सक्षम नहीं रह पाते, घर वाले देने में सक्षम नहीं रह पाते। और अधिकांश हिंदी मीडियम का जो लो क्लास से बच्चा आता है, उसकी यही हम्म, वेदना है। क्योंकि एक राजा जैसा बनने का सपना एक आईएएस उसे नज़र आता है। हालाँकि नौकरी कोई छोटी नहीं, देखो कांस्टेबल की भी बिल्कुल मैंने ट्राई बिल्कुल। की थी। हम्म, मैं फिज़िकली फिट नहीं बैठा, तो मैं उस चीज़ों में नहीं जा पाया। तो बस यही है, फिर वो चीज़ें मारती हैं। तो पढ़ाई हम प्रॉपर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर जो शाम को घर से फ़ोन आते हैं और उन फ़ोनों पे जो मजबूरियों की आवाज़ आती है ना, वो हमारे यहाँ बहुत मेहनती कदमों को कमज़ोर कर देती है। डिस्ट्रैक्ट तो हो जाते हैं बच्चे। बिल्कुल, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ। क्योंकि सभी पे साधन समान नहीं है। यहाँ हर हम्म, कोई बैठ के अपने कमरे का खर्चा नहीं चला सकता। हालाँकि हम्म, मेरी माँ ने भी, मेरे परिवार ने भी बहुत हेल्प की, पर मैं हम्म, थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला आदमी, थोड़ा ज़्यादा भावनात्मक इंसान हूँ, क्योंकि एक लेखक, छोटा-सा कविता का विद्यार्थी हूँ, लेखक नहीं कहूँगा अपने आप को। हम्म, तो हर चीज़ों को शब्द देने की कोशिश रही, तो थोड़ी संवेदनशीलता मेरे अंदर ज़्यादा है। तो हम्म, ज़रा-सी भी कोई खनक होती घर में तो दर्द करता सर। हम्म, हालाँकि मेहनत, मैं पूरी मेहनत से अपनी पूरी फुली सैटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वर्ल्ड मैप, ये जितना भी है इसका आयाम, मैं हम्म, भली-भाँति परिचित हूँ और इतना भी सक्षम हूँ कि बच्चों को आगे से अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ इन चीज़ों को। हम्म। क्योंकि तो देखो एक और सच ये भी है। नहीं, हम आपसे थोड़ा और समझना चाहेंगे दीपक जी। क्या बस जी, वही एक चूक थी? आपका ओवर थिंकर होना, क्या इसी वजह से दीपक शर्मा चूक गए? या और भी नहीं, कुछ कमियां थी आपकी तरफ से? क्योंकि आप अच्छी वो तरीके से जानते हैं कि जब समाज में कोई फ्लॉप होता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, जब समाज में कोई असफल होता है तो समाज के जो ये लोग हैं, ये तरह तरह की बातें बोलते हैं। ये कहते हैं कि जरूर जो है वहां पर ध्यान नहीं दे रहा होगा, जरूर कुछ और कर रहा होगा पढ़ाई के अलावा, जरूर बाहर जाकर के अय्याशी कर रहा होगा, जरूर जो है वो टाइम नहीं देता होगा किताबों को। क्या आपने भी ये सारी बातें सुनी हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ था दीपक जी? क्या देखो भटकाव हो गया था? देखो इन लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्योंकि देखो सभी का सम्मान है, जिसने गाली दी उसको भी मेरा प्रणाम, और आपको जिसने पड़ी प्यार, गाली? किसी बहुत ने गाली ऐसे आई उँगली है। उठाया आप पर? बहुत सारे मैसेज हैं इसमें, ऐसी गंदी-गंदी गालियाँ हैं कि मैं शायद यहाँ नहीं कह सकता आपसे, कि रीलबाज़ी करता है, अरे ये तो शायर है, लिखता है, ये पढ़ा-वढ़ा नहीं, बस इन्हीं में रहा। तो देखो हम्म, हर किसी का शौक होता है, किसी को क्रिकेट खेलने का, किसी को, तो मेरा कोई ये पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन नहीं था लेखन। मैं हम्म, पूरे दिन पढ़ाई करके, ये मेरी थकान का सहारा है, थकान को रिलीफ़ देने का सहारा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने हाँ। बहुत बुरा कहा है, मैंने लोगों के लिए लिखा है कि जैसी जिसकी परवरिश, वैसा हम्म, उसने आँका मुझे। कि जैसी जिसकी परवरिश, वैसा उसने आँका मुझे, और जिसने किया सफ़र मुझ जैसा, अंदर तक झाँका मुझे, और किसी ने किए मज़ाक ढेरों मेरी बनावटों पर, और किसी ने लगाया गले और अपना कह डाँटा मुझे। तो भाँति-भाँति के लोग हैं, सब तरह की गालियाँ, कि रीलबाज़ी करता है, अगर तू पढ़ता होता तो तेरा सिलेक्शन होता, तू बकवास करता रहता है। तो
ये चीजें देखने को मिली। हाँ, लेकिन बात पे आता हूँ आपकी पे कि क्या सिर्फ ये अति भावनात्मक मेरी असफलता का हाँ, कारण था? नहीं। बिल्कुल, हाँ। देखो, भावनात्मकता तो एक है ही, क्योंकि हम सोचते हैं घर के लिए, तो थोड़ा हुँ, इसके हुँ। लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है इस परीक्षा के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरी जी। चीज है कि हिंदी जैसे मीडियम हिंदी मीडियम होने का भी नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान है हिंदी मीडियम होने का। मैं किसी व्यवस्थाओं पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप भली भांति परिचित हैं इन परिणामों की सूचियों से हुँ, हुँ, कि किस हुँ। तरह से मुश्किल से 20 से 25 उतने ही नाम आ पाते हैं हर साल। हुँ, हुँ, और हुँ, वो हुँ। भी उनमें तुम देखोगे, सॉरी आप देखोगे, तो लगभग 50% प्लस उसमें रिपीटर रहते हैं जो पहले से ही सिलेक्टेड है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ, पर मैं नहीं मानता कि व्यवस्थाओं में कमी है, शायद हम में ही कमी है, स्वीकार करनी चाहिए। हुँ, हो जा असंभव नहीं है, चीजें ये हो सकती हैं। दूसरा कारण रहा कि देखो 15-15, 20-20 हज़ार की टेस्ट सीरीज आती हैं इनकी ऑनलाइन, हुँ, हुँ। और कभी मेरे से जैसे पिछली बार चूक हुई थी 25 वाले में, तो मैंने कि मैं नहीं ज्वाइन करता हूँ किसी को, मैं मार्केट से लाके खुद लगा लेता हूँ। तो थोड़ी-सी उस प्रैक्टिस की उस साल कमी रह गई। इस साल मेरी कोई कमी नहीं थी, ना तो किसी मॉक टेस्ट में, ना ही किसी टेस्ट सीरीज में। तो फिर और कैसे चूक गए? कमी नहीं होता थी तो फिर कैसे चूक गए? वही फिर बताता हूँ क्या मैं। हो हुआ गया दीपक जी? होता क्या है देखो, कि इस बार आपने पेपर देखा होगा, बड़ा ही अजीब ढंग का आया। हुँ, हुँ। जिस तरीके से परंपरागत तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे, जैसे पॉलिटी से 18 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल 1 से लेके 395 के बीच में रन करते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आर्टिकल 1 से और 51 के बीच में, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी यानी मौलिक अधिकार वगैरह, वहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इस बार उसने पूरा उड़ा दिया। वो एक आर्टिकल हुँ, 13 से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा, फिर 395 पे, और एक थोड़ा सा पार्लियामेंट से। हुँ। तो बात क्या था, जो परंपरागत तरीके से प्रश्नों को पूछने का तरीका था वो बिल्कुल चेंज कर दिया इस बार। अचानक जैसा से पैटर्न बदल गया। बिल्कुल अचानक से पैटर्न, जैसे पैटर्न 2023, हुँ, जैसे 2023 में इन्होंने क्वेश्चन के जो ऑप्शन पूछने वाला था उसके साथ खिलवाड़ किया था। हुँ, अब 2026 में इसने जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसी पर ही इसने थोड़ा सा हुँ। बहुत गड़बड़ कर दिया। तो और होता क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ, 13-13,500 लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो होता क्या है, देखो आप हमारी थोड़ी स्थिति समझें हुँ, कि जब मैं एक एग्जांपल से बात करता, मैं सामान्य जिंदगी से ही प्रैक्टिकल कर आसपास से चीजें उठाता हूँ कि आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी दाव पे लगी हो, और एक ऐसा दैत्य, एक ऐसा राक्षस आपके सामने खड़ा हो हुँ, कि वो आपको खा जाएगा, और आपके तर्कस में सिर्फ एक तीर है उसे मारने का। हुँ, ठीक है? अगर आप चूके तो वो आपको खा जाएगा। हुँ, तो जिस समय वो यही वेदना इस विद्यार्थी की है, हम जैसों की, लास्ट हुँ, अटेम्प्ट वाले की। अंतिम अटेम्प्ट है, पूरी जिंदगी दाव पे लगा ली लगभग। अब हुँ, कैसे इसे डील करें, तो उस तीर को छोड़ने में ना समरीन जी, दिल, हुँ, दिमाग, दहलीज, आधार सब हिल जाता है, और यूं लगता है कि किस तरीके से छोड़ू, जरा सी चूक हुई तो ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तो हुँ, वही मेरे साथ भी इस बार हुआ कि थोड़ा सा ट्रेंड इसका काफी चेंज किया, और जो नॉर्मली हमारे क्वेश्चन अटेंड करने की जो एक टेंडेंसी थी कि 85 प्लस 80 क्वेश्चन प्लस ही करने पड़ते थे अटेम्प्ट, तो उस भाग दौड़ी में कहीं गलती हो गई, और शायद मैं थोड़ा सा संभल के केवल 40 से 50 क्वेश्चनों को टारगेट करता, तो हुँ। संभवतः मैं उस रेखा के उस पार होता। रेखा तो के ये उस मेरे पार होते। कितने जी, सालों से तैयारी कर रहे थे दीपक जी आप? देखो मैं तैयारियों में तो बहुत लंबे समय से हूँ, लेकिन यूपीएससी सीएससी में मैं लगभग 2021 जनवरी से, बिल्कुल, 2021 जनवरी से। हाँ जनवरी 2021 से प्रॉपर इस तैयारी में हूँ मुखर्जी नगर दिल्ली में। दिल्ली कब शिफ्ट हुए आप? तभी हुआ था मैं शिफ्ट, तभी तभी दो हुए थे। 21 में। एक ही कमरा मेरा, अब तो ये बदल गया, मेरा ऊपर वाला कमरा था, एक ही हुँ, कमरा, एक ही सेटअप, और लगभग मेरा रूटीन ऐसा कि मेरा शायद पूरा पीजी जानता हो कि भैया किस टाइम उठेगा और किस टाइम खाएगा और पढ़ेगा। हुँ। अच्छा एक तो बात मैं बताइए, मतलब अब जी तो जी, कोई अटेम्प्ट बचा नहीं है? सारे नहीं अटेम्प्ट्स यूपीएससी, खत्म हो गए? हाँ नहीं बचा, क्योंकि 4 अटेम्प्ट मिल पाए मुझे अकॉर्डिंग टू हाँ, एज, यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग हिसाब टू से। मैं एज हाँ। जनरल से आता हूँ तो थोड़ा सा लेट आया इस परीक्षा में, हुँ, ये कोविड आ गया 2019, शायद थोड़ी सी उसमें बर्बाद हुई, तो लेट आया थोड़ा सा। स्टेट पीसीएस का प्री वगैरह मेरा निकला था, तो मुझे लगा कि हुँ। क्यों ना, मानसिक क्षमताएं अगर इतनी है तो थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हाँ, तो तो यहाँ पे मैं माँ कई को तरह, कैसे बताया? माँ को कैसे बताया
कि बेटा माँ सफल नहीं हो पाया, ये माँ को बताना बहुत कठिन होता है। तो इस बेटे ने माँ को कैसे बताया, कैसे समझाया? क्या बस फ़ोन पर बताया माँ को? देखो, इस बार मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हुआ था। हालाँकि मैं 4-5 दिन अपना एक पार्क में थोड़ा दूर जाके शाम को बैठ जाता था लगभग 9 बजे करीब, और मैं 3-4 बजे तक रोता था चुपचाप अकेला बैठ के। हुँ, क्योंकि बहुत चीज़ें दाँव पे लग गई मेरी। पर माँ से पिछली बार भी मैं उससे पिछली बार फ्लॉप हुआ था 2023 वाले में। हुँ, तो मम्मी मेरे से बात नहीं की थी, मैंने मम्मी से कम 10 दिन बात नहीं की थी। पर मैंने मैसेज डाल दिया था अपने छोटे भाई को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता मत करना। ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा जो परिवार खत्म हुँ, हो। हुँ, हुँ, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा हूँ घर में, सारे बहन-भाई मेरे से छोटे हैं, वही मेरे आधार पे चलते आए हैं अब तक। हुँ, तो मैं ऐसा करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी घर में। जी, तो वो हाँ, कही कि एक बात बता तू बेटा, अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरे बात करने से वो हो जाए, तू बात नहीं करेगा तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा तेरा? सही बात है, हाँ। माँ ये ने तो बोला आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी माँ हुँ, बहुत वीर योद्धा किस्म की है और मैं हुँ, शून्य हूँ, जितना भी कर्म है सब उसी का है। मैं कुछ नहीं हूँ, वही है जो है, मेरी विचारधाराएँ हों, मेरा आधार हो, जहाँ भी मुझे मिलता है आगे, सब उसी का योगदान है। मैं तो सिर्फ चलने वाला राही एक। तो हुँ, उसने यही कहा कि आगे से ऐसी गलती मत करना, रिज़ल्ट आए या ना आए। उम्मीदें बिल्कुल, हाँ। होती हैं, दुःख होता है, लेकिन हुँ, हमें बहुत डर लगता है कि तू हमारा सबसे बड़ा और सबसे प्यारा बेटा है। मैं तुझे नहीं खो सकती, नौकरी लगे ना लगे। क्या बात तो है। हुँ, हाँ, कह रही तू मेरे लिए घर आ जा, ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। तो उसी की वजह से शायद मैं चला आया हूँ इतना, और आगे भी चलूँगा, आगे भी चलूँगा। थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? माता-पिता क्या करते हैं? परिवार में कौन-कौन है? कैसे-कैसे दिल्ली आ गए? देखो, बहुत विडंबनाओं से और बहुत विविधताओं से भरा जीवन है। हुँ, हुँ, इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता, मगर फिर भी शॉर्ट में तो मैं आपको बताता हूँ। हुँ। अलीगढ़ ज़िले का ही रहने वाला हूँ मैं, यूपी के। अच्छा। और हाँ, तो मेरे पापा नहीं हैं 2004 से, हुँ, मेरी माँ ने ही सँभाला है। हमारा जो हुँ, गाँव है प्रॉपर अलीगढ़ ज़िले में ही पड़ता है, दूसरी साइड। हमारी माँ आज से लगभग 20 साल पहले हमें लेके अपने ननिहाल में आ गई, अपनी मायके यानी कि हमारा हुँ, ननिहाल। हुँ। बिल्कुल, जी, तो जी, जी। लगभग 2004 से लेके 26 तक लगभग 22 साल हो लिए हम वहीं रह रहे हैं, और अब तो वहीं के ही मूल निवासी हैं। हुँ, हुँ। नाना-मामा की बड़ी घर मेहरबानी है। घर कैसे चला? पिताजी नहीं है उसके बाद घर कैसे चला? थोड़ी जो ज़मीन वग़ैरह थी उधर, वो हमने उसे बेचा। ज़मीन बेच दिया माँ ने, हाँ, हाँ, ज आप लोगों की पढ़ाई के लिए। हाँ, उसने पूरा रिस्क लिया है हम पे। उसने अच्छा, मैं सुन वहाँ रही थी आपको और आपने कहा कि माँ ₹100 भी उधार लिया करती थी पढ़ाई के लिए। देखो, मतलब हमेशा नहीं, पर ऐसी स्थिति भी आई थी घर में। कभी-कभी आ जाती है। कभी-कभी आ जाती है, हालाँकि इतनी दरिद्रता दिखाना ठीक भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं। हम 3 भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, हुँ, मेहनत करते हैं, खाते हैं। पर कभी-कभी जब हम सारे ही, जैसे 2013-12 के बाद में मैं बाहर निकला हुँ, घर से, हम सारे ही पढ़ने लगे। ऐसा है, मैं अलीगढ़ चला गया 2012 में, मैंने कहा माँ मुझे पढ़ना है। मैं गाँव में था तो 11th-12th के बच्चे भी पढ़ाने लग गया था, हुँ, मैथमेटिक्स हुँ, वगैरह में पढ़ाता था। भैंस का काम, घर का काम, दूसरों की खेतियों का काम, हम सारे काम करते थे, तीनों चारों बहन-भाई। तो 2012 में घर से बाहर निकला तो मेरा छोटा भाई जब आता था मुझे दूध वगैरह देने गाँव से शहर में, हुँ, तो जो मेरे तीनों बहन-भाई कहते थे कि हमारा भैया बड़ा अच्छा है पढ़ने में, और हम तीनों मेहनत करेंगे गाँव में, भैंस पालेंगे, घास काटेंगे, ये काम करेंगे और भैया को पढ़ाएँगे। हुँ, हुँ, मैं सबसे बड़ा माँ की उँगली पकड़ के बहुत बचपन से चला हूँ, तो बहुत करीब हुँ, से इस समाज को देखा है। क्यों? एक बात और कहूँगा मैं आपसे, हुँ, अकेली औरत जब उसका आदमी ना हो, हुँ, तो वो समाज की ज़िम्मेदारी बहुत कम रहती है, मौका सभी के लिए हो जाती है वो। बिल्कुल। ये हुँ, कड़वा सच है। उसे हुँ, ज़िम्मेदारी कोई नहीं समझता कि इसको हम सहारा देंगे। मौका बिल सब समझते हैं कि ये कब हमारे पास किस तरीके से आए। बिल्कुल। हाँ, तो उसी की उँगलियों की मेहरबानी है कि मेरे आकलन इतने थोड़े-से सशक्त हो गए हैं और मैं अपनी बातें कह पाता हूँ। हुँ, माँ के तो लिए निकल कभी गया, कुछ लिखा है? लगभग मेरा सारा कुछ माँ के लिए लिखा हुआ है। कुछ सुनाइएगा? बहुत क्योंकि अभी बहुत गहरी बातें आपने कही हैं।
कि अब अगर गाँव में औरत समाज में अकेली हो जाती है तो सबके लिए मौका हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारी किसी के लिए नहीं होती है। नहीं होती, कुछ बहुत ना के बर ऐसी बात नहीं है, सारे लोग ऐसे हैं, ना के बराबर लोग हैं जो ठीक हैं, बहुत कम बिल्कुल। लोग। बहुत सारा समाज नहीं हो सकता ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन अनुपात नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा है। बहुत हाँ, ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल। थोड़ा-सा पृष्ठभूमि पीछे आता हूँ, आपका सवाल था, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं बह जाता हूँ बातों में थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, तफसील से हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। हाँ, तो माँ हमारी 2004 में जब पिताजी नहीं रहे तो हमारी माँ के लिए माँ बहुत दिक्कतें हो गई अपने ससुराल में। हम्म। हाँ, जीना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हमारी माँ हमें लेके नाना नानी हमारे गए गाँव में कि क्या बेटा तू कुछ यहाँ से चल। दिक्कतें हुई दीपक जी, अगर बताना चाहें तो? नहीं देखो बस इतना ही रहने दो। मैंने आपको बताया कि बस मौका, जिम्मेदारी किसी की नहीं। हम्म, सब लोग आके दावे करने लगे कि इसका आदमी पे हमारा ये कर्जा था, ये चुकाएगी, ऐसे चुकाएगी। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हुई थी ऐसी, तो हमारी नाना नानी लेके हमें इधर आ गए थे अपने ननिहाल हम्म, में। और वहाँ की जो जमीन थी 6 से 7-8 बीघे, एक जमीन और है उस पर अभी केस चला हुआ है, 5 बीघे सी जमीन है, वो किसी दूसरे ने ले रखी है, वो कहता है कि इसका बाप हमारे नाम कर गया था। वो अभी भी हम हम्म, कोर्ट की तारीखें कर रहे हैं अलीगढ़ में। पर आगे जब ठीक है चीज रही तो उन भाई से मैं बस समझौता ही करूंगा, केस नहीं लड़ूंगा, हम्म, क्योंकि समाधान अच्छी चीज है, लड़ना तो उम्र भर गुजर जाए कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो हाँ, माँ के लिए तो कुछ लिखा है, कुछ सुनाइएगा। मेरी माँ जब गांव में जैसे मेरे रिजल्ट बेकार होते हैं तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि अरे बकवास कर रहा है, अब तो शर्म भी आती है हमें कहने में कि ये हाँ, पढ़ रहा है। बिल्कुल। तो कहते हैं, और भी मेरे कलीग हैं जो कह रहे यार कब तक पढ़ेगा, अब तो हम हम्म, दूसरों को कहने में भी शर्माते हैं कि ये पढ़ रहा है। मैंने कहा भाई मत बताओ पढ़ रहा है, कह दो नौकरी कर रहा है। हम्म, हम्म, तो मेरी माँ कहती थी, मैं उसे फिर उसे समझाता था 4 लाइनों में कि हर हाल बताऊंगा तुझे माँ, बस तू मेरी मेहनत पर भरोसा रख। कि हर हाल बताऊंगा तुझे माँ, बस तू मेरी मेहनत पर भरोसा रख। ये कहने वाले तो कहते हैं, तू मेरी बातों पर भरोसा रख। और जानता हूं कि अभी सिर्फ ताने ही आते हैं मेरे हिस्से गांव में। मैं जानता हूं कि सिर्फ हम्म। ताने ही आते हैं अभी मेरे हिस्से गांव में, मगर ये सब बदल जाएगा एक दिन, तू मेरी मंजिल पर भरोसा रख। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। नहीं जी बहुत बस अच्छा टूटी लिखते फूटी। हैं, बहुत इमोशनल लिखते हैं आप। तो दीपक जी हमको ये बताइए कि अब क्या सोचा है आगे, क्योंकि आगे मंजिल मैंने यहीं पर नहीं है, सफर आगे और भी है। तो क्या सोचा है दीपक जी ने, क्या करना है अब? परिवार के लिए क्या करना है, माँ के लिए क्या करना है? पहले तो मैंने अपना जैसे मैंने जो मेहनत की, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है दीपक की कलम के नाम से। अच्छा तो मैं जी। अपनी जो गलतियां नहीं, आने वाले मेरे जो बहन भाई हैं जो छोटे छोटे गांव के कोनों से आते हैं, सब कुछ दांव पे लगाकर उनके हम्म, कदम थोड़े से सशक्त हों मेरे माध्यम से, मैं वो कोशिश करूंगा पहले तो। क्यों हम्म, कि विषय और विषयेत्तर दोनों ही चीज बड़ी जरूरी है हम जैसे लोगों के लिए। बिल्कुल। तो उन वो विषय से संबंधित मैं विषय का जितना भी मैंने इकट्ठा किया है, शॉर्ट नोट विषय की जानकारी, थोड़ा सा क्योंकि अपने रूम का, अपने कमरे का टूर भी हमें दिखा सकते हैं? टूर कुछ नहीं है, देखो अभी तो मेरा सब बिखरा हुआ है क्योंकि मैं एक नया कमरा देख रहा क्योंकि हूँ हम अभी लोग रहने के देख लिए। रहे हैं कि पीछे पूरा मैप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। देखो किताबें तो अभी बंद हैं, एक ढेर सारी हैं। मेहनती अभ्यर्थी का कमरा कैसा होता है, ये हम अगर अपने आप व्यूअर्स को दिखाएंगे। हमने शुरू में ही कहा कि वफा सिर्फ मोहब्बत से नहीं होती है, वफा मेहनत से भी होती है। बिल्कुल देखो अभी तो ये मेरा बस थोड़ा सा ही जैसे मैंने चेंज किया है ऊपर से, ऊपर हाँ कमरा हाँ। था वो मेरा 5 साल कमरा, 5 से 6 साल रहा था, वो मुझे छोड़ना पड़ा थोड़ा ऐसे ही। हाँ, आपने लेकिन मैं बताया था पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो। तो अभी तो जी। यहाँ ऐसा ही है, पर हाँ पर थोड़ा सा रखा है, फिर भी मैं चीजें संगठित करके रखता हूँ। हाँ हाँ। देखो शायद कैमरे में ये मेरा पढ़ने का, इधर मैप वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। और ये और टेबल, ये और किताबें हैं? हाँ और एक ये रैक है, इसमें मेरी जीएस के सेक्शन वाइज जैसे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, नीचे टेस्ट सीरीज हाँ। वगैरह, उसमें जी जी। ऑप्शनल का, और बहुत सारी चीजें आप शायद नहीं देख पाओगे, अलमारियों में बंद है मेरा बहुत सारा मटेरियल। अच्छा। हाँ किताबें तो ढेर सारी हैं।
शायद मेरी शायद ढेर लगाऊं तो शायद किताबें मेरी। ढेर सारी हैं और आपने कहा कि अब आप बाज़ाब्ता यूट्यूब पर वीडियोस भी बना रहे हैं, तो हाँ, वहां मैंने एक पर आप चैनल। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, पढ़ाने वाले तो बहुत योग्य लोग हैं, हाँ। विषयों के बहुत बड़े-बड़े जानकार हैं, मैं तिनके के बराबर नहीं। देखो, पढ़ना क्या है, मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, सारी बिल्कुल। चीज़ें उपलब्ध हैं, सोर्स बहुत है, लेकिन वो पढ़ना कैसे है, हम्म। वो 2 साल की क्लास है, वो 2 घंटे में कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे कैसे, बिल्कुल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी। क्योंकि कोचिंग खत्म हो जाती है ना, तो उस दिन टीचर का हाथ छूट जाता है बच्चे का। हम्म। दूसरा चैलेंज वहां से शुरू होता है कोचिंग के बाद, कि अब वो उस सिलेबस को सजा के संभाल के कैसे रखे आगे। कैसे रखें, तो हाँ। तो थोड़ी शॉर्ट नोट वगैरह, और ये मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें कैसे संभाली जा सकती हैं, हाँ हाँ रिवीजन शॉर्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, हाँ। स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। हम्म। और जैसे पॉलिटी की 70 क्लास हुई तो 240 140 घंटे हो गए, तो वो 140 घंटे 18 मिनट में 18 क्वेश्चनों के साथ कैसे अप्लाई करने हैं प्रीलिम्स में, मेंस में उन्हें कैसे किस तरीके से लिखना है, विचारधाराएं कैसी हो, शब्दों का चुनाव उन प्रश्नों के लिए हम्म। कैसा रहे उत्तरों में, उनकी भूमिकाएं, उनकी प्रस्तावना, उनके निष्कर्ष कैसे हों, वो मैं थोड़ा सा देने की कोशिश करूंगा लोगों को, हम्म। ताकि वो थोड़ा सा समझ पाए। देखो, कोचिंग वगैरह तो अभी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं कोई छोटी सी जॉब देख रहा हूँ, ताकि हम्म। मेरे यहाँ रहने खाने का हो जाए, और 10-12 हजार में अपने माँ को भी घर भेज दूं, मेरे छोटे बहन तो भाई भी हैं। अभी अभी कैसे चल रहा है, अभी जिंदगी कैसे चल रही है, खर्चा कैसे निकल रहा है? लोग भी काफी आए हैं आगे, हाँ हाँ। पर एक बात है समरीन जी के, दिलासा बहुत देते हैं, पैसा कोई नहीं देता। बिल्कुल, ये हकीकत है, ये हकीकत है जीवन की। हाँ, तो पर ये है कि कुछ और टीचर हैं जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, उन्होंने कहा कि आप आओ रहो, हम रखेंगे आपको, पैसा भी देंगे, आप हमारा थोड़ा थोड़ा काम करते रहना, तो शायद बात चल रही है मेरी आगे भी, तो हम्म। उनके यहाँ मैं काम करूंगा। अभी पढ़ाने के तौर पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखो, आप मेहनतें कितनी भी करके बैठे हैं, आपके पास कोई सफलता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप पर कोई नहीं पूछने वाला आपको। एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है आप पर और आपकी तो काबिलियत पर। बिल्कुल, मैं देखो कोशिश करूंगा कि ये जो टैग लगा हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि असफल, हम्म। फेलियर, मैं इसे हम्म। मिटाने की कोशिश करूंगा, अगर मेरी बिल्कुल चीजें हिस्से बिल्कुल में। बिल्कुल। बिल्कुल और देखो, एक बिल्कुल, और सच आप और भी है। जरूर इसको मिटा कर रहे हैं, क्योंकि आप में हिम्मत है, आप मेहनती हैं, और कहा भी जाता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऊपर वाले खुदा उन्हीं की मेहनत को जो है उसमें रंग लाते हैं, रंग भरते हैं, जो खुद पर भरोसा करते हैं और जो मेहनत करना जानते हैं, दीपक जी। तो बिल्कुल देखो बात। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को भी खूब उम्मीदें हैं आपसे, और जरूर बेहतर कीजिएगा आप। जी जी। तो यानी कि आगे का यही प्लान है आपका? अभी हाँ, आगे फिलहाल का तो छोटी सी नौकरी कर लेना है। फिलहाल छोटी सी नौकरी, और अभी स्टेट पीसीएस के सारे मौके हैं हमारे पास, हाँ हाँ। उससे भी बच्चा एसडीएम ही बनता है, पहली पोस्टिंग में अगर अच्छी रैंक आती है तो। हम्म। हालांकि एक नौकरी है, वो भी साबित थोड़ा सा करना पड़ेगा। माँ को थोड़ी सी बड़ी उम्मीद है कि बच्चा कुछ सफल हो जाए, वो कहती है कि तेरा यूट्यूब, वो तेरी ये फैम, तेरी कविताएं, ये गांव में नहीं जानते। अब ये सब ये सब ठीक है, उससे घर चलने वाला नहीं, तुझे एक नौकरी तो बेटा लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। हाँ, तो साथ में बच्चों को भी, अपने बच्चे क्या, सारे बहन भाई हैं, सारे बहन भाइयों को थोड़ा सा गाइड भी करूंगा साथ में, और हम्म। कहीं थोड़ी सी नौकरी भी करूंगा, और पढ़ाई भी करूंगा अपनी आगे। पढ़ाई भी और कोशिश, कीजिएगा। देखो, मैंने जीवन सिर्फ शिक्षा में गुजारा है, मैं इससे हाँ इतर हाँ। नहीं जाऊंगा, कोशिश बिल्कुल रहेगी बिल्कुल। नहीं जाने की। बाकी ऊपर हम्म। वाले की मेहरबानी, वो कहाँ भेजे। एक और सवाल है जो मेरे जहन में आया, जो बच्चे घर छोड़कर बाहर रहते हैं, तैयारियां करते हैं, परीक्षा भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, तो वो बच्चे कितना टूट जाते हैं, दीपक जी। देखो, मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। मैंने ये भी है मेरी उस पर, हम्म। कि एक ही जगह बच्चा की हालत क्या होती है और व्यवस्थाओं के जवाब क्या होते हैं। हम्म। कि एक ही जगह, हाँ, एक ही जगह बैठकर दिन ये सारा गुजार देते हैं, ये बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि माँ बाप इन पर सब कुछ वार देते हैं। आगे लाइन है कि तुम ये कैसे समझ पाओगे कि ये ठोकरें कितनी खाए हुए हैं, तुम इनसे जरा सी नजरें मिलाओगे तो आंखों में आंसू उतार देते हैं। उन्हें क्या मालूम जिन्हें नौकरी सरकारी मिली सिफारिशों से,
उन्हें क्या मालूम जिन्हें नौकरी सरकारी मिली सिफारिशों से कि बच्चे कैसे दिन सारा का सारा पढ़कर गुजार देते हैं। जिंदगी से बड़ी लगती है ये नौकरी सरकारी हमारे घरों में। जिंदगी से बड़ी लगती है ये नौकरी सरकारी हमारे घर में, इसलिए हम ये पेट आधा भी भरकर दिन पूरा गुजार देते हैं। और अंत में कि मगर आंसू खून के रोते जब पेपर लीक होते बंद कमरों से। मगर आंसू खून के रोते हैं जब पेपर लीक होते बंद कमरों बंद से, कमरों से जी। और चेकिंग के नाम पर कपड़े हमारे गेट पर उतार देते हैं। तो एक ही जगह, हाँ, एक ही जगह बैठ कर दिन ये सारा गुजार देते हैं। क्या बात है। समस्याएं हैं, हम वो लोग हैं समरीन जी, भ्रष्टाचार होगा लेकिन 100% नहीं होगा, कुछ तो होगा हमारे लिए ईमानदारी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस उसी उम्मीद पे लड़ते हैं कि अगर किसी भी व्यवस्था की 50% भी, हालांकि देखो माफ करना जो भी बुरा लगे, किसी भी व्यवस्था की 50% सीटें भी भ्रष्टाचार से भरी जाती है तो हो सकता है 50% ईमानदारी की भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर चीज है, अच्छाई है, बुराई है, हमें पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा। अंत में हम चाहेंगे कि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको क्या जी, मैसेज देना चाहिएगा आप, उनको क्या सीख देना चाहिए। उनके आपने कहा कि जो गलतियां मैंने की मैं नहीं चाहता हूं कि वो गलतियां बाकी लोग भी करें, तो क्या कुछ कहिएगा उनको। मैं उनसे हाथ जोड़ के पैर पूज के बस यही कहूंगा कि आप इस जब बड़ी परीक्षा में आ रहे हो तो पहले अपनी पृष्ठभूमियों का आकलन, जो कि सबसे मुख्य है, आर्थिक स्थितियां थोड़ा ढंग से कर लें। ऐसा ना हो कि आप सफर लंबे चल दें और पैर तुम्हारे उस ईंधन को न भर पाएं और टूट जाएं। तो सबसे पहले अपनी आर्थिक स्थितियों का आकलन बड़ा जरूरी है, और आपकी क्षमताएं, अगर कोई आपको उससे छोटी जॉब मिलती है, छोटी बड़ी कुछ नहीं, आपके साधन संपन्न होने के लिए, आपको सहारा देने के लिए कोई नौकरी मिलती है, तो आप पहले वो ज्वाइन करिए, जो उसे ज्वाइन किए। क्यों कि अगर आपको आधार मिल जाएगा तो आसमान आप चूम लेंगे धीरे धीरे बैठकर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। पर ध्यान रखना, विषय और विषयेतर आपको दोनों बैलेंस लेके चलनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बैलेंस, थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, भावनात्मक चीजों से घर में जो चल रहा है थोड़ा कम उस पर विचार करना पड़ेगा। हालांकि हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये कर पाना, क्योंकि सारा घर इधर ही टिका रहता है। जी जी जी, बड़े एक, बेटे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा थोड़ा घर के लिए कम प्रैक्टिकल, मतलब रखें ध्यान, लेकिन होगा क्या कि आप ज्यादा ध्यान रखोगे तो आप इधर असफल हो जाओगे, और आपके इस ध्यान रखने से घर का कुछ नहीं होने वाला। आप सफल हो जाओगे तो बहुत कुछ कर लोगे शायद। बहुत कुछ कर रहे हाँ, तो पहले अपनी आर्थिक स्थितियां जरूर देखें, आप में क्षमताएं हैं, आप समाज को, अपने आप को, किताबों की संरचनाओं को बड़ी बारीकी से अगर देख पाते हैं, आपका स्वागत है, हर परीक्षा में स्वागत है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बस आकलन करना चाहिए, पर आकलन से पहले नहीं आना, क्योंकि किसी भी नदी में अगर तुम बिना पैमाइश के अगर कूद जाओगे तो डूबने की संभावनाएं बहुत डूबने ज्यादा की है। संभावना है, बिल्कुल। तो पहले पैमाइश करें अपनी, जरूरी है बहुत। आपसे जो थोड़ा सा सफर में आगे हैं उनसे बात भी करें, ये कोशिश मैं जुड़ने के लोगों से जरूर करूंगा। और भैया मैं असफल आदमी हूँ, कम विश्वास करेंगे मेरे पे, लेकिन हाँ, अगर ठीक लगता है तो आ जाना, देख लेना, कोई बात नहीं। बाकी सफल लोग बहुत सारे हैं, उन्हें भी सुने आप, क्योंकि शायद मैं इस दीवार के इस पार दीपक का जी, सच कहा बताऊं। जाता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, अब हमें बस देखना है कि अंतिम सीढ़ी भी आप जल्द से जल्द चढ़ लें, ताकि देखो उसके एक बाद भी हम लोग आपसे वार्ता करें, बातचीत करें। देखो एक कड़वा और सच एक हिम्मत और भी है। बिल्कुल बनाए रखना है, टूटना एक नहीं कड़वा है, माँ के लिए नहीं टूटना है, परिवार के लिए नहीं टूटना है, अपने लिए नहीं टूटना है। देखो एक कड़वा सच और भी है। हम्म। हमको फेलियर आप कह सकते हैं, लेकिन यूपीएससी सीएससी यानी कि आईएएस की इस परीक्षा को जितने पढ़ाने वाले लोग हैं ना, हम्म, अगर वो सफल होते तो आईएएस आईपीएस कहीं डीएम या एसडीएम होते, वो टीचर नहीं होते। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बस मैं इतना ही कहूंगा हाँ कि हाँ। असफल नहीं है मैं, क्योंकि टीचिंग में वो है तो कहीं ना ये कहीं इस हुई बात, ये हुई बात, ये हुई बात कि मैं असफल नहीं हूँ। ये हाँ, हुई नहीं, बात, आप जब ये इंटरव्यू माँ सुनेंगी तो माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आएगी और भाई बहन को भी बल मिलेगा। ये हुई बात। तो मैं बिल्कुल। अपने साथियों को दोनों तरह से साधने की कोशिश करूंगा। जिंदगी की विषमताओं से मैं अपनी शायद कविताओं के माध्यम से जुड़ूं उनसे, और बिल्कुल। विषयों से संबंधित जो बातें हैं
जो थोड़ा-सा उनके कदमों को सहारा दे, तिनके जैसा भी, तो उनके लिए बड़ी आप अच्छी खड़े बात है। रहेंगे। हाँ, मैं उनके लिए आप ऑनलाइन हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी व्यक्तिगत रूप से तो क्योंकि मुझे भी अपना अभी आधार बनाना है, नहीं, तो थोड़ा बिल्कुल, व्यस्त बिल्कुल। मैं भी हाँ, हूँ अभी, क्योंकि मेरा हाँ, घर हाँ, भी थोड़ा-सा चल जाए। माँ कहती है कि सबका बिल्कुल, भला करेगा देखिए। अपना बिगाड़ के, तो जी। वो भी ठीक नहीं है। हाँ, हाँ। चलिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और हिम्मत बिल्कुल बनाए रखना है और हमेशा सदैव मुस्कुराते रहना है। तो जी, सुना धन्यवाद। आपने क्या कुछ कहा है दीपक शर्मा जी ने, तफ़सील से हम लोगों ने बातचीत की है, चर्चा की है, तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।